देखिए, डायलॉग के लिए एक एजेंडा होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी मईशत जो है वो इस वक्त उसकी परेशान कुन हालत है। अभी आप देखें, जिन पुलिस अफसरान के खिलाफ वो कार्रवाई करना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही। जिनकी गिरफ्तारी करना चाहते हैं वो गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो मुश्किलात तो हैं। पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, मगर मैं इस बात पे जरूर सपोर्ट करता हूँ कि कल बात शहबाज शरीफ साहब ने की है कि अब ये नहीं हो सकता कि अगर इनकी गवर्नमेंट आए तो वो इनके पैर लाए और उनकी गवर्नमेंट आए तो पैर लाए। अगर ये जो रवैया इन्होंने रखा था 4 साल तक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, एक तरफ तो आपने देखा कि इमरान खान साहब पूरे मुल्क में जलसों का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को मिसाक़े मईशत की पेशकश कर दी है। ना सिर्फ पेशकश की है, बल्कि उनका ये कहना है कि कौमी डायलॉग की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वक्त का ये तकाजा है कि बहैसियत कौम दुरुस्त समत में सफ़र को जारी रखें और कौमी मफाद को ज़ातियाना ज़िद और हर धर्मी की भेंट ना चढ़ने दें। तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म की इस पेशकश का रद्दअमल देते हुए कहा गया कि मिसाक़े मईशत एक अहमक़ाना ख्याल है। शहबाज शरीफ मिसाक़े मईशत के बजाय मिसाक़े जमहूरियत करें, शफाफ इलेक्शंस की तारीख दें और फैसला कौम पर छोड़ दें। नाज़रीन, सवाल यह है कि अगर वाकई वज़ीर आज़म मुल्क की मईशत को लेकर इतने ही संजीदा हैं तो इलेक्शन की तरफ जाने से हिचकिचा क्यों रहे हैं? एक तरफ तो वज़ीर आज़म मिसाक़े मईशत की मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ही की जानिब से तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतखामी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। PTI ने बार बार सिर्फ एक ही मुतालबा दोहराया है कि इलेक्शंस करवाए जाएं, मगर क्या हुकूमत अपनी अना और ज़िद के हाथों खुद मुल्क को मुआशी मसाइल की तरफ धकेल रही है? और हुकूमत का दावा भी यह है कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में कम हुई, यहाँ पर सिर्फ इंदिया दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि उसका असर जो है वो आवाम तक मुंतकिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ये फरमा रहे हैं कि हम पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। IMF ने कर्जे के लिए पहले 4 अरब डॉलर का बंदोबस्त कहीं और से करने की शर्त लगाई थी। हुकूमत ये भी कह रही है कि दोस्त मुल्कों से 4 अरब डॉलर हासिल करने का इंतज़ाम भी कर लिया गया है, मगर क्या हुकूमत अपने दावों और वादों के मुताबिक मुल्क की मईशत को संभाल पाएगी? एक आम इंसान को क्या हुकूमत रिलीफ दे पाएगी? हुकूमत की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन का एक और मैदान भी सजाया जा रहा है। ज़िमनी इंतखाबात का नाज़रीन सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये प्रैक्टिस होती रहेगी, बजाय इस प्रैक्टिस के आम इंतखाबात की तरफ हुकूमत आखिर क्यों नहीं आती और यह ऐलान क्यों नहीं किया जाता? क्या हुकूमत का ये फार्मूला किसी भी तरीके से मईशत को संभाल सकता है? क्या हुकूमत के मुआशी माहिरीन की टीम में इतनी काबिलियत और सलाहियत मौजूद है कि वो मुल्क की मईशत को संभालें और आगे जाके बेहतरी की तरफ जाएं? इस पर ज़रा बात करेंगे। और हाँ, जावेद लतीफ़ साहब ने ये कह दिया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब सितंबर में आ रहे हैं, तो वो कैसे आ रहे हैं? अगर वो आएंगे तो क्या वो जेल जाएंगे या फिर हुकूमत जो कि ज़ाहिर उन्हीं की जमात की है वो उनके लिए वाकई वो लेवल प्लेइंग फील्ड देगी जिसके लिए वो पहले ही पूछ चुके हैं? इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिद्दीक जान, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के और एनालिस्ट भी हैं। सिद्दीक, बहुत शुक्रिया। पहले ज़रा मैं आपसे बात कर लेती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि क्या खबरें हैं आपके पास? एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून कह रही है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट से निकल गया है, आम इंतखाबात पर जाने का ये टाइम नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब मुतारिक हो गए हैं, वो पूरे मुल्क में जलसे कर रहे हैं। क्या सूरत हाल क्या है आगे आने वाले दिनों की? देखिए, आपने जो आखिर में 2 बातें की हैं उनसे आगाज़ करूंगा। एक तो ये जो कहते हैं ना कि मुल्क डिफ़ॉल्ट से निकल गया है और बड़ा दूध और शहद की नहरें बह गई हैं, तो आज जब आप यहाँ से बोल कराची से घर की तरफ जाएं तो ज़रा आपने बाजार में कीमतें चेक कर लेनी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे भी आप जाती होंगी बाजार में, चीज़ें खरीदती होंगी, तो जो भी पाकिस्तान के शहरी टीवी पे जो मर्जी सुन ले, इनके भाषण, इनकी खबरें, इनके दावे, इनके नारे, लेकिन जब वो जाता होगा सब्जी की दुकान पर, गोश्त की दुकान पर, किराने की दुकान पर, तो उसको अंदाजा हो जाता होगा कि मुल्क किस तरह से डिफॉल्ट से निकल आया है, कि जो इन्होंने तबाही और बर्बादी 4 माह में की है, लोगों का तो जीना महाल कर दिया इन्होंने। ये एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है, जो आपने मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का जिक्र किया, ये सबसे बड़ा मामला होने जा रहा है आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में। इमरान खान को साजिश का पता चल चुका है। इमरान खान को सिस्टम में बैठे हुए लोग बता रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए लोग बता रहे हैं कि आपके खिलाफ क्या हो रहा है खान साहब,
क्या होने जा रहा है, नवाज शरीफ को कैसे लाया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, कैसे कैसे चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, ये तमाम चीज़ें इमरान खान तक पहुंच रही हैं और हुकूमत बड़ी परेशान है कि कौन है वो, कौन है जो इमरान खान को बता रही है सारी चीज़ें, कौन है जो हमारा हर मंसूबा इमरान खान को लीक कर देता है। इमरान खान ने आज बोल के, हमारे रिपोर्टर है बड़े सीनियर अफजल जावेद साहब, उन्होंने खबर बोल पर ब्रेक की जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी कि इमरान खान ने भी अपनी लीगल टीम को टास्क दे दिया है कि नवाज शरीफ के केसेस की तफसीलात इकट्ठी करें, देखें कि कौन कौन सी जगह हैं जहां से ये फायदा लेने की कोशिश कर सकते हैं, अदालत से रिलीफ लेने की कोशिश कर सकते हैं, वहां वहां तहरीक इंसाफ की लीगल टीम पहरा देगी, अवाम में बयानियां बनाएगी, चीजों को एक्सपोज करेगी, चीजों को हाईलाइट करेगी। और ये मैं आपको बता दूं कि मियां साहब की वापसी इतनी आसान नहीं है, मियां साहब को वापस लाना इतना आसान नहीं है, और जो उसके लिए किया जाएगा इमरान खान उसके लिए मंसूबा बना चुके हैं। इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब आप वापस आएँ, इमरान खान आपका बड़ा अच्छा इस्तकबाल करेगा और इमरान खान अवाम को सड़कों पर निकालेंगे। इमरान खान हर महाज पे आप देखेंगी उनके केसेस हाईलाइट होने लग जाएंगे, अदालतों में मामला जाएंगे, अवामी सतह पे इमरान खान प्रेशर क्रिएट करेंगे, मीडिया के ऊपर करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर करेंगे, डिजिटल मीडिया पे करेंगे। इमरान खान मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए, वापसी को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और एक चीज और ये ध्यान में रखें कि जो एक बयानी बनाया जा रहा है ना कि पहले इमरान खान कहते थे कि मैं नवाज शरीफ को हर सूरत में लाऊंगा चाहे मुझे यूके के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़े, और अब इमरान खान कह रहा है कि मैं उसको नहीं आने दूंगा। तो फर्क क्या है? ये इसके लिए ना जिसका एवरेज IQ लेवल भी है ना उसको भी पता है कि इमरान खान अब के और पहले के मौक़िफ़ में क्या फर्क है। लेकिन मसला ये है जिनको व्हाट्सएप पे लिखी लिखाई चीजें आती हैं वो तो नहीं समझ सकते, उनको तो जो कहा जाता है तोते की तरह रट के और बोलना शुरू कर देते हैं। उस वक्त इमरान खान नवाज शरीफ को लाके जेल में डालना चाहते थे, अब नवाज शरीफ को वापस लाके असेंबली में भेजने की तैयारियां हो रही हैं, उनकी तायात नैली खत्म कराने की बातें हो रही हैं, उनके करप्शन केसेस खत्म करवाने की बातें हो रही हैं। तो ये फर्क है उसमें और इसमें। इमरान खान नवाज शरीफ को लाकर जेल भेजकर अवाम के टैक्स का लूटा हुआ पैसा, जो अदालती फैसला है कि ये चीजें इनसे रिकवर करनी है, अवाम के टैक्स का पैसा था वो रिकवर करना चाहते थे, और अब ये है कि जिस अवाम का पैसा लूटा गया उसी अवाम पर दोबारा मुसल्लत करने को उनको लाया जा रहा है। तो ये बड़ा फर्क है जो कि लोगों के समझने के लिए, और लोग समझते भी हैं, बाशऊर भी हैं। मसला उन चंद एक लोगों का है जो जाहिर है जिनको लिखी लिखाई चीजें आती हैं और वो आजकल चाबी वाले खिलौने बने हुए हैं, जो चाबी दी जाती है उसी तरह से वो नाचना शुरू कर देते हैं। उनको तो छोड़ ही देना, जो रटाया जाता है। एग्जैक्टली, उनको तो छोड़ ही देना। हमारी आवाम बड़ी बाशऊर है और हमारी आवाम बहुत कुछ समझ रही है, बड़ी अच्छी तरीके से समझ रही है कि गेम क्या प्लान किया जा रहा है, किसी के कहने में नहीं आने वाली हमारी आवाम। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ ही रहिए, ज्वाइन करें वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि कौमी डायलॉग किए जाएं और आप लोगों को भी ये पेशकश की जा रही है तमाम अपोजिशन जमातों को कि जी कौमी डायलॉग करें और नुक्ता आगाज़ करें मिसाक़े मईशत से। रद्द-ए-अमल क्या है तहरीक इंसाफ का? देखिए, मिसाक़े जमहूरियत पर बात करना चाहते हैं, लेकिन पहले आप डायलॉग की जब दावत देते हैं आप एक माहौल बनाते हैं। एक तरफ आप एक जमात पे इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हों, उनके कारकुनों पर मुकदमात हों, उनको नाजायज तौर पर तंग किया जा रहा हो, उन पर पर्चे करवाए जा रहे हों, लोगों को धमकियां दी जा रही हों, सोशल मीडिया के जो हमारे जो कारकुनान हैं उनको हरासा किया जा रहा हो, तो डायलॉग के लिए एक साजगार माहौल तो बनाया जाता है ना। तो आप अपने उस रवैये में लचक पैदा करें, आप जो इंतकामी सियासत है उससे इज्तनाब करें, तो डायलॉग का माहौल तो तभी बनेगा। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस बात से मशरूत है कि इंतकामी कार्रवाइयां रोक दी जाएं तो फिर कौमी डायलॉग हो सकता है? देखिए, डायलॉग के लिए एक एजेंडा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी मईशत जो है वो इस वक्त उसकी परेशान कुन हालत है और माशी परेशानियां बढ़ रही हैं। हुकूमत बहुत से जो इक़दामात उठाए उससे परेशानियों में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। तो इस पे बात करने के लिए आपने देखना है कि एजेंडा क्या है। पहले एजेंडा मुरतब करें, पहले एक जो आपने जो केसेस मुरतब किए हुए हैं, कभी आप धमकियां देते हैं। आज भी मैं एक चैनल पे सुन रहा था, जो लतीफ है साहब MNA इनके, वो गिरफ्तारियों की धमकियां दे रहे हैं। कभी आप जो
प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, कभी उसकी बात करते हैं, कभी जनाब इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, कभी -1 की बात करते हैं। क्या ये माहौल है डायलॉग का? आपने जावेद लतीफ साहब की बात की, वो तो ये भी कह रहे हैं कि मियां साहब आ रहे हैं सितंबर में। देखिए, ये तो उनका फैसला है। उनको तो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत वो कहे थे, एक एफिडेविट के तहत वो कहे थे कि मैं बीमार हूँ और बीमारी के इलाज के लिए जा रहा हूँ। लेकिन लोगों ने देखा कि बीमारी तो एक बहाना था, दरअसल तो वो यहाँ से निकलना चाह रहे थे। अब पहले भी किसी डील के तहत वो गए तो ये भी वजाहत कर दे, और अब भी किसी डील के तहत आना चाहते हैं तो उसका भी इल्म होना चाहिए। अगर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड उनको दे जाने की तैयारी की जा रही है और वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको दी जाती है, उसके बाद आम इंतखाबात के लिए हुकूमत बात करती है, आप लोग तैयार हैं आम इंतखाबात के लिए, तैयारी भी कर रही है तहरीक इंसाफ, तो फिर क्या आप लोग आम इंतखाबात के लिए तैयार होंगे कि मियाँ साहब भी आ जाएं वापस और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी दे दी जाए? लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रहे हैं? उनके भाई मुल्क के वजीर आजम हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो हम मुतालबा करने हैं, हमें मिलना चाहिए। हमारे साथ जो है नारवा सलूक अपनाया जा रहा है, उनकी तो हुकूमत है, वो तो मालिक है, उनकी तो गवर्नमेंट है, कोलिशन पार्टनर्स है वो, और उनके अपने भाई मुल्क के वजीर आजम है। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब से। तो ये बताएं शाह साहब, हुकूमत तो मूड में नहीं लग रही इस साल इलेक्शंस के, इस साल इलेक्शंस नहीं होते, 23 में इलेक्शंस होते हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, हम समझते हैं कि वाहिद हल शफाफ इंतखाबात हैं, और इंतखाबात में जितनी ताखीर करेंगे मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। अब हमारा नजर है, और इमरान खान साहब ने जिस दिन जश्न आज़ादी का, हकीकी आज़ादी का उनका जलसा था हॉकी स्टेडियम लाहौर में, उसमें उन्होंने एक अवामी राब्ता मुहिम का ऐलान किया है। तो वो आवाम से रुजू कर रही है, अपना नुक्ता नजर चाहे मईशत पर है, मिसाक़ जमहूरियत पर है, शफाफ इंतखाबात पर है, डायलॉग पर है, वो रखेंगे सामने, लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि हम समझते हैं ताकत का सरचश्मा आवाम है, और हम आवाम के मफादात के लिए और मुल्क के मफादात के लिए हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। अच्छा शाह साहब हमारे साथ हैं, पॉइंट टेकन सर। अच्छा आपने बात सुनी सिद्दीक, शाह साहब ये कह रहे हैं कि जी आवाम तो यही एक बात चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। अच्छा मैं आप चाहूंगी पहले आप पहले मेरे सवाल का जवाब दें। आप पहले मुझे ये बताएं कि आपके पास जो खबरें हैं वो क्या हैं? अभी अवामी राब्ता मुहिम तो शुरू की जा रही है, तो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या होगी वैसे? देखें, तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर हिकमत अमली यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दबाव क्रिएट किया जाए, और जो पंजाब में सब सूरत हाल है, पंजाब में क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्योंकि उनको हुकूमत होते हुए मुश्किलात आ रही हैं। अगर मैं आपको बता सकूं कि शहबाज गिल साहब को गिरफ्तारी के बाद जो है वो 14-15 घंटे जो है वो बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ा। पंजाब हुकूमत होते हुए, अडियाला उनके अपने कंट्रोल में पंजाब हुकूमत, उसके बावजूद बड़ी मुश्किल हुई उनको थोड़ी सी मतलब सहूलियात देने में। तो जब इस हद तक बेबसी हो और इस हद तक सिस्टम के ऊपर आपका कंट्रोल कम हो, अभी आप देखें जिन पुलिस अफसरान के खिलाफ वो कार्रवाई करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही, जिनकी गिरफ्तारी करना चाहते हैं वो गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो मुश्किलात तो हैं। अब पता नहीं चौधरी परवेज इलाही साहब बात नहीं मान रहे इनकी, या वो चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो तो मान रहे हैं, आगे सिस्टम उनके भी कंट्रोल में नहीं है, वो अहकाम देते हैं और उन पर अमल दरामद नहीं होता। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जो छुपाया यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ पर्दादारी इनकी तरफ से भी है। परवेज इलाही साहब चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं, एक्चुअली क्या उनकी क्या ख्वाहिश है? देखें, मसला ये है कि ये तो तहरीक इंसाफ बताएगी ना कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं, आया वो इमरान खान साहब की हर बात मान रहे हैं, नहीं मान रहे, और अगर वो मान रहे हैं तो फिर आगे उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही? कोई कार्रवाइयां जो बड़े बड़े दावे थे, मॉडल टाउन के ऊपर ये कर देंगे, 25 में ये किरदारों को गिरफ्तार कर लेंगे, अतात आर्ट साहब को नोटिस भेज रहे हैं, फलां को नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी हमें नहीं नजर आ रहा कि कोई चीज एग्जीक्यूट हुई हो। एक बस एक लोगों को शायद दिखाने के लिए और उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए बस पुलिस गई और 2 लोगों के घरों के बाहर जाके नोटिस पकड़ा के आ गई। हम ये नहीं कहते कि आप कोई इंतकामी कार्रवाई करें, लेकिन कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है, जो मॉडल टाउन केस है
उसके ऊपर तो कुछ कर लीजिएगा ना। जो आपने खुद कहा था कि हमने तरजीहात में शामिल कर लिया है। परवेज इलाही साहब ने उस दिन लाहौर के जलसे में कहा मॉडल टाउन के जिक्र, तो क्या एग्जीक्यूशन है, क्या उसके ऊपर फर्दर पेश रफ्त है? तो मसला तो ये है कि पंजाब पास है तहरीक इंसाफ के, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा कि कोई बड़ी कार्रवाई हो, कोई बड़ी चीज हो। ये एक बड़ा सवालिया निशान है तहरीक इंसाफ की जो दावे हैं उनके ऊपर कि क्यों आखिर इनके दावे जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे। तो बहरहाल चीज़ें ये हैं कि अब इमरान खान साहब का ये है कि पंजाब में डिलीवर करें, फंड खर्च जो पड़े हैं वो खर्च करें, अपने जो एहसास प्रोग्राम के तहत प्रोजेक्ट्स थे उनको आगे बढ़ाएं, साथ ही जो कब्जा माफिया ये सारे हैं उनको टफ टाइम दें, और जो आप पंजाब के कवानीन के अंदर रहते हुए जिसके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सकते हैं आईन और कानून के मुताबिक वो करें, और साथ ही जलसे करें, दबाव बढ़ाएं, हुकूमत को मुश्किल फैसले करने दें, इनको और अनपॉपुलर होने दें, और फिर पूरा एक दोबारा मोमेंटम बनाकर फिर इस्लामाबाद का रुख करें। लेकिन एक माह अगला जो है वो बहुत टफ है, एक माह अगला बहुत अहम है, और इनका यही है कि एक माह जो है ना ये चाह रहे हैं कि ये जो एक माह है इसमें ये चाह रहे हैं कि जो है वो कोई लॉन्ग मार्च ना करें, क्योंकि इनको ये है कि अगर इस एक माह में इन्होंने लॉन्ग मार्च किया तो तसादुम की सूरत हाल होगी और उससे तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, दायरे तहरीक इंसाफ इस स्ट्रेटजी को देख ही रही होगी। अच्छा, अब शाह साहब से मैं एक और सवाल ये करना चाहती हूँ। शाह साहब, अब ज़ाहिर 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शंस हैं, वो भी जो है वो तहरीक इंसाफ लड़ने जा रही है। 9 की 9 नशिस्तों पर इमरान खान साहब जो हैं वो लड़ रहे हैं। थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा चीज़ को कि जीत जाते हैं तो क्या असम्बली वापस आएंगे या फिर इस्तीफे दे देंगे? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो मसाइल का हल नहीं है। वो तो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कर दिया, वो भी आप देखें कि इम्तियाजी सलूक बर्पा किया गया, चेरी पिकिंग की गई है और चंद हलकों का चुन चुन कर इंतखाब किया गया है, और ये भी हम समझते हैं कि बिल्कुल नाइंसाफी है, और हमें इलेक्शन कमीशन से यही तो गिला है, यही तो उनकी जो गैर जानिबदारी पर एक सवालिया निशान लगता है। सही। अच्छा, एक तो ये चीज़ है, आप लोग भी तो सर एक तरफ इलेक्शंस लड़ रहे हैं, कागजात नामजदगी जमा करा दिए, दूसरी तरफ आप लोग इलेक्शंस को चैलेंज भी कर रहे हैं। देखिए, हम सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, आवाम तक रसाई, आवाम तक अपना नुक्ता नज़र पहुँचाना हमारा ये सियासी फरीजा है। हम कानूनी चाराजोई भी करेंगे और हम सियासी मैदान को खाली भी नहीं छोड़ेंगे। तो सर, अगर स्टेबिलिटी आ रही है सियासी तौर पर, तो ये जो मईशत की सूरत हाल है, आपको लगता है कि इस तरफ भी स्टेबिलिटी आ रही है? क्योंकि अगर रुपया मुस्तहकम हो रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, हुकूमत कह रही है कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाली है, वाकई केपेबल है हुकूमत के, वाकई सूरत हाल को ठीक कर लेगी मईशत की? देखिए, ये कुछ वक्ती तौर पर इक़दामात उठाए हैं, लेकिन जिस किस्म के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दरकार हैं वो इस हुकूमत ने नहीं किए, और न ही इनकी बस की बात है। इनके इक़दामात जो है ये तो जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिक हेमरेज जो है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही माने में मईशत को स्टेबलाइज करना और जिस तरह मईशत पहले ग्रोथ की तरफ जा रही उसको वापस उस तरफ लाने में अभी वक्त लगेगा, और इनके पास उसका कोई प्लान दिखाई नहीं दे रहा। राइट। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दें। शाह साहब, कराची आ रहे हैं इमरान खान साहब अगले हफ्ते। कराची की जो सूरत हाल है, जो बुरा हाल है कराची का, जो मसाइल में घिरा हुआ कराची है, क्यों वोट दें कराची वाले बल्दियाती में या ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को? क्या कर सकती है तहरीक इंसाफ? देखिए, पहली बात यह है कि कराची का हाल बिगाड़ा किसने है? कराची का हाल अगर बिगाड़ा है तो जो पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत बैठी है पिछले 14 सालों से, जो वहाँ हुकूमत भी कर रही है सिंध में और कराची के साथ हद तलफी भी करती आ रही है। तहरीक इंसाफ ने जब हमारी वफाकी हुकूमत थी, हमने हद्दुल वसा कोशिश की, फंडिंग की कि कराची के जो दरीदा मसाइल हैं, सीवरेज का मसाइल है, पीने के पानी का मसला है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरियात है, उस पर तवज्जो दी जाए और एक जामे मनसूबा बना, उसके लिए फंडिंग रखी गई, काम का आगाज हुआ। इनकी जो कैफियत ये है कि 14 साल से बैठे हैं, जो ड्रेनेज के नाले हैं ये तो उसको साफ नहीं कर पाए, और सारा कराची आपने देखा इन बारिशों में
डूब गया, लोगों के घरों में, मकानों में पानी दाखिल हो गए। तो ये कराची का क्या जो हालत सुधारेंगे? कराची के लोग जानते हैं कि कराची को इस नहज पर पहुंचाने वाले ये मौजूदा हुक्मरान हैं सिंध के। चले सर, देखते हैं कि वाकई कराची वाले जो कि समझ नहीं आता कि फिर किस पर एतमाद करें, वो आप पर दोबारा एतमाद करते हैं या नहीं, कहीं करते ही बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन में देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका शाह महमूद कुरैशी साहब, सिद्दीक जान आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो मईशत के एक्चुअली सूरत हाल क्या है इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन, और यहाँ मेरे पास आप लोगों को देने के लिए बड़ी अच्छी खबर है। बोल जो कि रोज़ बरोज़ तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, हमारी बोल की टीम में लोगों का इजाफा हो रहा है और एक और बड़ा अच्छा इजाफा हुआ है सहाफ़त की दुनिया में। एक बहुत बड़ा नाम है अब्बास शब्बीर साहब जो कि बोल नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। नुमाइंदा खुसूस हमारे अब्बास शब्बीर साहब, वेलकम ऑन बोर्ड और बड़ी खुशी हो रही है आपको देखकर। और ये बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप बोल का हिस्सा बन के, और फिर ये खबर भी मुझे ज़रा बताइए, मुझे खबर आपसे जाननी है। 2 रोज़ पहले आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है, तो वो अंदर की खबर क्या है ज़रा वो भी बताएं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, पीटीआई की स्ट्रेटेजी क्या है। बात साहब जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बोल फैमिली का हिस्सा हूँ, बोल टीम का हिस्सा बन गया हूँ, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और एक हैप्पी फीलिंग्स होती हैं जब भी आप किसी इदारे से दूसरे इदारे में स्विच करते हैं और एक अच्छे इदारे में जहाँ पर बड़े नाम के लोग हों। समी इब्राहिम साहब हैं, सिद्दीक जान हैं, राना ताहिर हैं और बहुत से एंकर्स आप समेत जो इस वक्त एक कॉज के लिए बात कर रहे हैं, सच को उजागर कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी हैप्पी फीलिंग्स होती हैं कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं। तो ये मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है और आपने जिस तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया ये भी थैंक यू वेरी मच। नहीं, आप डिजर्व करते हैं अब्बास साहब। मैं क्या, सब आपके बड़े फैन हैं, हम जानते हैं आपका काम कैसा है और हमें भी बड़ी खुशी, जिस तरह आप ऑनर फील कर रहे हैं उस तरह हमें भी बड़ा ऑनर फील हो रहा है कि अब्बास साहब अब बोल टीम का हिस्सा हैं और वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ काम करेंगे। हमें बड़ी खुशी हो रही है और वाकई दिल की गहराइयों से हम आपको खुशामदीद कह रहे हैं। हमारे सारे बोल वाला, सारी बोल की टीम आपको वेलकम कर रही है अब्बास साहब। जी थैंक यू वेरी मच। जिस तरह माजी के अंदर मैं काम करता रहा हूँ, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, दुनिया में बड़े अच्छे मौके मिले लोगों से मिलने के, इंटरव्यूज करने के, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बड़े 3 क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर किए, बहुत सी क्रिकेट सीरीज कवर की, पॉलिटिकली बहुत सारे मैंने टूर्स किए, स्पेशली इमरान खान के साथ जो पहला डोनाल्ड ट्रंप की इन्विटेशन के ऊपर इमरान खान ने व्हाइट हाउस का दौरा किया था। तो इत्तेफाक से एक ऑनर था मेरे लिए कि मैं व्हाइट हाउस में मौजूद था और डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान बात कर रहे थे तो वहां पर मैं मौजूद था और मैंने क्वेश्चन भी किया। इसके अलावा मैंने न्यूयॉर्क भी जब इमरान खान गए तो मैं उनके साथ गया, जेनेवा में उनके साथ दौरे किए और कई मुलाकातें मेरी इमरान खान साहब के साथ हो चुकी हैं। और ये मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, ये मेरे लिए भी एक ऑनर की बात है कि क्रिकेट के ऊपर इमरान खान को आपने कभी इंटरव्यू नहीं देखा होगा कि इमरान खान ने क्रिकेट के ऊपर भी इंटरव्यूज दिए हो। मैंने आज टीवी के अंदर भी था तो इमरान खान साहब क्रिकेट के ऊपर मेरे से बात करते थे। इससे पहले जो समा टीवी में था उसमें भी क्रिकेट के ऊपर मैंने इमरान खान से कई मौकों के ऊपर बात की। तो ये एक ऑनर है बोल का कि आज मैं यहाँ पर हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक बड़े टीवी चैनल का हिस्सा बन गया हूँ। इमरान खान से 2 दिन पहले भी हमारी मुलाकात हुई, जो आपका क्वेश्चन था कि बॉडी लैंग्वेज क्या थी। स्टार्ट इसी तरह से करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी फाइटिंग स्पिरिट के अंदर है, बिल्कुल गिव अप नहीं कर रहे हैं, स्टैंड लिया हुआ है कि इलेक्शन होने हैं और बार बार इसरार के ऊपर ये भी बताते हैं कि 2-3 महीने जो हैं वो बड़े अहम हैं और उसमें हो सकता है कि ये चीजें सारी वाइंड अप हो जाएं। तो वक्फे से बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके साथ शेयर करते हैं। अब्बास साहब जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। अब्बास शब्बीर जो कि बोल टीम का हिस्सा बन चुके हैं। समी साहब, जाहिर है ये ऑनर की बात है, वो कह रहे हैं मेरे लिए भी और हमारे लिए भी कि अब्बास शब्बीर जैसे मेहनती सहाफ़ी अब बोल टीम का हिस्सा हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम वेलकम करते हैं और बहुत अच्छी एडिशन है। अब्बास शब्बीर के क्रेडिट में बहुत जबरदस्त स्टोरीज हैं। आपको याद होगा जब ये इमरान खान साहब ने ऐलान किया था आने का और यहाँ पर धरने का, लॉन्ग मार्च का, तो उसमें जो
खबरें आई थी कि वो एक जगह रोकने के लिए ब्रिज पर शीशा बिछा के तारकोल और सब, तो वो अब्बास शबीर ने उस खबर को ब्रेक किया। कई स्टोरी का मैं हवाला दे सकता हूँ। ये यंग है और अब्बास की असल जो ज्यादा जो एक सबसे बड़ा जो इसको हासिल है एजाज कि बड़ी दिलेराना रिपोर्टिंग करता है, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करता है। यहाँ पर इस्लामाबाद में फेडरल कैपिटल में जो लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस को कवर करते हैं, इंसाफ को कवर करते हैं, मेन जो पॉलिटिक्स को हैं, उनमें he has basically left a big mark और पूरा इसलिए हम बहुत खुश हैं and we welcome him and we believe कि ये आगे भी चलकर उसी तरह आजादाना सहाफत, बेलाग तबसरे और वो इंफॉर्मेशन जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए किसी खौफ और किसी भी इंटरेस्ट के बगैर, यही हमारा मिशन है। और यही हमने पिछले दिनों भी, कल रात भी, परसों भी यही हुकूमती जितनी मर्जी सख्ती हो लेकिन बोल अवाम का चैनल है, ये अवाम की स्क्रीन है और हकीकी आज़ादी की बात इस वक्त हो रही है। हम भी उन्हीं लोगों के साथ हैं जो पाकिस्तान में रियल इंडिपेंडेंस लेके आना चाहते हैं, मगरिब के गुलामी को तोड़ना चाहते हैं, अपने फैसले करना चाहते हैं। तो अब्बास शबीर अब हमारे साथ हैं तो इससे हमें भी तकवीत मिली है और उनको भी एक बड़ा अच्छा मौका मिलेगा कि वो जहां घुटन में अगर कहीं थे तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश ब्रीथ में जनाब वो ही विल बी एबल टू ब्रीथ। जी बिल्कुल समी साहब, ऐसे ही है। तो समी साहब बहुत शुक्रिया और आपका भी अब्बास शबीर, गुड लक फॉर योर फ्यूचर और ऐसे ही काम करें जैसे आप पास्ट में करते रहे। हमारी नेक दुआएं, तमन्नाएं आपके साथ हैं, पूरी आवाम की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और साहब बहुत शुक्रिया। तो ये सारी सूरत हाल थी। अब ज़रा मईशत पे बात कर लेते हैं क्विकली। जो मईशत की सूरत हाल है, डॉलर क्या कम हो रहा है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, स्टॉक मार्केट आज ऊपर गई है, तो क्या मईशत संभल गई है, हम डिफॉल्ट से निकल आए, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना है, माहिर मुआशियात हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, सॉरी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। ये बताइएगा कि मईशत संभल गई है और हम डिफॉल्ट से निकल आए इस सारी सिचुएशन में? देखिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है। जाहिर है कि जो जिस तरह से हम गिर रहे थे डिफॉल्ट की तरफ और रुपया जो था वो 240-50 तक पहुंच चुका था डॉलर के निस्बत, तो वो तो जाहिर था कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद जो इवेंट्स हुए हैं जिसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये हमने की है कि जो इम्पोर्ट्स हैं उनको बिल्कुल चोक ऑफ कर दिया है। वो मतलब इकोनॉमिकली आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी को हमने इतना स्लो डाउन किया है कि इंपोर्ट्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं स्वाय एनर्जी इंपोर्ट्स के। तो उसके साथ एक इम्पैक्ट आया है कि डॉलर्स की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी पहले थी और उसकी वजह से एक रुपये में जो है बेहतरी आ रही है। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब रजीम चेंज शुरू हुआ था तो वो तकरीबन 175-180 के दरमियान था रुपया और अभी भी उस लेवल से खासा ऊपर है। और रीज़न उस लेवल तक हम क्यों नहीं पहुंचे अभी तक, एक रीज़न तो ये है कि अभी तक हमारा IMF प्रोग्राम जो है उसका लेटर ऑफ इंटेंट तो आ गया है लेकिन अगस्त में उनके बोर्ड में वो अप्रूवल आएगी। तो एक वो पहला कदम होगा जो इंडिकेट करेगा कि अब आपका जो कर्जों का बोझ है उसकी रीशेड्यूलिंग जो करनी है या रीफाइनेंसिंग करनी है वो अब मुमकिन हो सकेगी। और इंटरनेशनली फिर आपका रिस्क प्रीमियम जो अभी भी रजीम चेंज से 5 गुना ज़्यादा है, अभी भी 5 गुना ज़्यादा चल रहा है, तो वो रिस्क प्रीमियम जो है वो फिर नीचे आना चाहिए रजीम चेंज के से पहले पे, तो फिर आपकी रीफाइनेंसिंग हो सकेगी। अच्छा एक तो ये हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तो ये चीज़ है सर, अगले महीने तक शायद IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए और हमें अरब ममालिक से भी इमदाद मिल जाए। उसके बाद भी वो सम्राट जो महंगाई की सूरत में आवाम तक पहुँचे हैं डॉलर ऊपर जाने से, दीगर सूरत हाल ख़राब होने से, क्या आपको लगता है कि वो महंगाई कम हो पाएगी और वो सम्राट पहुँचा पाएगी हुकूमत आवाम तक? देखिए ये तो बिल्कुल स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जो इस वक्त हम कर रहे हैं IMF के साथ। असल काम उसके बाद शुरू होगा। जो आपने बात की कि क्या महंगाई की लेवल कम हो जाएगी, नहीं कम नहीं होगी, क्योंकि ये इस वक्त महंगाई जो है
इंटरनेशनल एक कमोडिटीज़ में इजाफे की वजह से पाकिस्तान में भी हो रही है। और जाहिर है कि जब पाकिस्तान में डॉलर रुपी का जो पैरिटी है वो 200 से ऊपर है, तो इम्पोर्टेड चीज़ें हमारे लिए अभी भी बहुत महंगी हैं, पर्टिकुलरली फूड आइटम्स बड़े महंगे हैं और एनर्जी आइटम्स बहुत महंगे हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं इनको आपने लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ठीक करना है, और उसका मतलब ये है कि इकॉनमी की रिफॉर्म्स अगर आप करेंगे और आपका रुझान इन्वेस्टमेंट की तरफ होगा, और वो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होगी और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी होगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो तेज़ी से होगी, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इस इकॉनमी को चेंज करना शुरू करेंगे। और चेंज हमने इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कि इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी, हमारी इकॉनमी इस वक्त इनवर्ड लुकिंग है, यानी कि वो तमाम प्रोडक्शन जो है अंदरूने मुल्क कंजम्पशन के लिए है, एक्सपोर्ट हम बहुत कम करते हैं, तो हमें अपनी इकॉनमी को आउटवर्ड लुकिंग करना पड़ेगा, यानी कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें बेशुमार इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें हमें अपनी कंपेटिटिवनेस को बहुत बेहतर करना है, हमने प्रोडक्टिविटी अपनी है उसको बहुत बेहतर करना है, और टेक्नोलॉजी को लेके आना है, और इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की कॉम्बिनेशन और पाकिस्तान के यूथ बल्ज को साथ मिला के आप एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल बना सकते हैं जो सस्टेनेबल भी हो और जो पाकिस्तान को उसकी हकीकी अच्छा हुआ सर आपने जो है वो साथ साथ जो है वो एक प्लान भी बता दिया कि हुकूमत किस प्लान को लेकर आगे चल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सलमान साथ थे, लेकिन नए टैक्सों का बोझ भी आवाम पर पड़ने वाला है, तो इसी पर हम बात करेंगे। टैक्स उमूर के बाहर हैं हमारे माशियात हैं शब्बर जैदी साहब। शब्बर साहब बहुत शुक्रिया। सर आपसे भी वही सवाल कि IMF का अगर प्रोग्राम बहाल होता है अगले माह तक तो और रुपया भी मुस्तहकम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो क्या हम ये कहें कि हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल लिया? देखिए इसमें दो चीजें हैं जो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ये जो पोजीशन अब आ रही है और ये आ जाएगी नेचुरल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और डॉलर 190 से 200 के दरमियान में आके रुक जाएगा। इसका मतलब है कि जो इमीडिएट हमारा डिफॉल्ट था या सॉवरेन डिफॉल्ट था वो खत्म हो गया और हमारा लोन रोल ओवर भी हो जाएगा। मगर इसका मतलब दो चीजें नहीं है, ना महंगाई में कमी आएगी और ना हमारा मुस्तकबिल 23 का जो हमारा प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगा। तो ये आप समझे कि ये एक टेम्परेरी जो हमारा इमीडिएट प्रॉब्लम आ गया था वो रिजॉल्व हो गया है और पाकिस्तान 2022 में 22-23 में किसी डिफॉल्ट में या किसी परेशानी में नहीं है, मगर 23-24 और आगे 24-25 में जो हमारी परेशानियां हैं मौजूद है। मतलब ये हुआ सर कि चाहे डॉलर कम हो जाए या आर्मी मंडी में तेल की कीमतें कम हो जाएं, पाकिस्तान की आवाम तक उसके असरात नहीं पहुंचेंगे। नहीं देखिए दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये डॉलर जो ऊपर 240 तक चला गया था वो स्पेकुलेशन की वजह से था और एकदम बाइंग आ गई थी। तो नेचुरल अमाउंट तो वैसे भी इसका 200 से आसपास ही है, तो 200 पे आके रुक जाएगा। तो मगर महंगाई का जो फर्क है वो शायद बहुत माइनस आएगा, मगर गवर्नमेंट के पास कोई स्पेस नहीं है कि आगे चीज को प्रोवाइड कर सके, कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। इसलिए महंगाई वगैरह सेम रहेगी। ये सिर्फ आप ये समझें कि हम बिल्कुल एकदम जो गड्ढे में गिर गए थे वहां से बाहर नहीं गिर रहे हैं, मगर ये नहीं समझा जाए कि हम इससे सही हो। जो 35% पर महंगाई खड़ी है, फिर मिनी बजट भी हुकूमत लेकर आ रही है और शब्बर साहब आप जानते हैं कि नए टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा है आवाम पर, तो आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। देखिए मेरा अपना ख्याल है कि ये जो मिनी बजट ला रहे हैं इसमें ये 200-250 बिलियन रुपीस का कोई टैक्स लगाएंगे, 200-300 बिलियन तक रुपीस के, तो वो कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि जो आज जो लाने वाले हैं या कल आएगा वो बेसिकली ट्रेडर वाला मसला था, उसको हल करने के लिए लेकर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे उससे कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली या बहुत बड़ा कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये ज़रूर है कि जो महंगाई का ट्रेंड चल रहा था वो बढ़ रहा है और कोई कमी का रुझान नहीं नजर आ रहा हमें। ये रियलिटी है, इसमें कोई हकीकत है जो कोई नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी जो सूरत हाल है ये टेम्परेरी है और अगर जो अगली हुकूमत होगी, जो मईशत की सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि महंगाई 13 से 35% पर पहुँच गई, डॉलर जो है वो बढ़ा और अभी भी 210 पे खड़ा है, अब वो कितना कम होता है कितना नहीं होता है, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल, सरमायाकार परेशान, तो सर आने वाली हुकूमत के लिए मईशत को संभालना कितना मुश्किल होगा आपके ख्याल में? क्या है ये आ गया है इस वक्त के अभी जब ये IMF का मसला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला अक्टूबर अगस्त के मिडल एंड में, तो फिर बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑयल की प्राइसेस को
किस तरह रिलेट करना है बैरल के साथ, और वो आएगा। मतलब ये चीज़ें अभी सेटल होनी है। गवर्नमेंट के पास इस वक्त से डिसीजन मेकिंग पावर की बड़ी कमी है और वो शायद चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। अब मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा सेटल होंगी, मगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो खड़ी हुई है वो चीज़ों को ख़राब कर रही है और गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग कंफ्यूज होती जा रही है ग्रेजुअली। तो मैं तो कल भी मैंने एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि हमें हम तो ये छोटी मोटी बात करें ना कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मगर हमें ये देखना चाहिए कि जब 2023 में इलेक्शन हो जाएंगे और एक गवर्नमेंट आएगी और वो भी इस तरह की कमजोर गवर्नमेंट आई तो वो पाकिस्तान के मसले को हल नहीं कर सकती। पाकिस्तान को अगर सही होना है तो हमें एक बहुत मजबूत गवर्नमेंट चाहिए जो बहुत बड़े बड़े फैसले कर सके। अब देखिए वो किस तरह होता है, ये आपको हमें देखने वाली बात है। यह कह रहे हैं कि जो भी हुकूमत बनाए वो 2/3 अक्सरियत से बनाए, ज़ाहिर मेजॉरिटी में होंगे तो फैसले करने आसान होंगे, बड़े फैसले करने होंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इसी वजह से वो बहुत सालों से है। पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए, ज़ाहिर 2/3 नहीं थी उनके पास, एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, आज भी कोलिशन गवर्नमेंट है। तो आप ये क्या कहेंगे कि अब जो सिचुएशन है अनस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, अब स्टेबल करने के लिए पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली, तो दोनों सूरत हाल में आप सियासतदानों को क्या मशवरा देंगे कि क्या कोई मिसाक़े मईशत पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए जो भी आएगा 23 में मैंने बहुत जिस तरह गवर्नमेंट गई थी, मैंने उस दिन भी एक बात कही थी कि जो भी 23 का इलेक्शन जीत के आएगा वो निहायत बदकिस्मत आदमी होगा, को पार्टी होगी, क्योंकि जो फैसले उन्हें करने पड़ेंगे वो पाकिस्तान के वो फैसले हैं जो पाकिस्तान के अवाम को जिनकी आदत नहीं है। तो वो तो बड़े अनपॉपुलर फैसले होंगे उनके। अब उस आदमी के अंदर कितनी सलाहियत है, कितने फैसले वो कर सकता है, कितनी उसको पब्लिक सपोर्ट है, तो ये सब चीज़ें बहुत देखने वाली बात है। मुझे आज के हालात में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है और मैं बिल्कुल इस बात से मतलब मैं पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, मगर मैं इस बात पे ज़रूर सपोर्ट करता हूँ कि कल बात शहबाज शरीफ साहब ने की है कि अब ये नहीं हो सकता कि अगर इनकी गवर्नमेंट आए तो वो इनके पैर का हिलाए और उनकी गवर्नमेंट आए उनके पैर हिलाए। अगर ये जो रवैया इन्होंने रखा था 4 साल तक, या इमरान खान का रवैया था जब वो धरना हो रहा था, अगर ये खेल कल चलता रहा तो पाकिस्तान बहुत परेशानी में आ जाएगा। अब जो भी गवर्नमेंट आए उसमें कम अज़ कम ये ज़रूर होना चाहिए कि इकनॉमिक मैटर पे कोई सियासत नहीं हो, और अगर इन्होंने सियासत की तो मेरा ख्याल है कि फिर ये पॉलिटिशियन की आखिरी टर्म होगी, तो कभी नहीं आएंगे। अगर अब भी ये बात नहीं आए तो फिर ये बहुत खतरनाक पोजीशन होगी। बहुत शुक्रिया आपका शब्बर ज़ैदी साहब ने एक बड़ी तशवीशनाक बात की है, वो ये की है कि अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसको बहुत से अनपॉपुलर फैसले करने होंगे, यानी कि जो अभी फैसले आवाम के लिए किए जा रहे हैं उससे भी ज़्यादा अनपॉपुलर फैसले। तो बेहतर ये है कि तमाम जमातें मिलकर बैठ जाएं आवाम के लिए खुदारा, और बैठकर कोई सूरत हाल का हल निकाल लिया जाए, क्योंकि आखिरकार आप लोगों ने जो भी सियासत करनी है वो अपने लिए नहीं बल्कि आवाम की भलाई के लिए होनी चाहिए। अगर आवाम की बहाली के लिए, आवाम की भलाई के लिए कोई की जाएगी सियासत तो वो आपके लिए भी बेहतर है और आवाम के लिए भी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।